यूक्रेन का युद्ध ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसकी जड़ें दशकों पुराने इतिहास, अलग अलग विश्व दृष्टियों और हाँ, टूटे हुए वादों में बहुत गहरी हैं। इस विश्लेषण में हम इसी जटिल पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर दो विरोधी नजरिए कैसे टकराए और नेटो की इसमें क्या भूमिका रही। ये सवाल ही इस पूरे संघर्ष की जड़ है। एक डिफेंसिव अलायंस यूरोप के सबसे बड़े युद्ध की वजह कैसे बन सकता है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? एक तरफ सुरक्षा का वादा है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े खतरे का डर। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, सोवियत संघ टूट चुका है। दशकों की गुलामी के बाद कई देश अचानक आजाद तो हो गए हैं, पर एक डर हमेशा बना हुआ है। क्या बड़ा पड़ोसी देश फिर से अपनी ताकत दिखाएगा? इन पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए नेटो सिर्फ एक मिलिट्री पैक्ट नहीं था, ये आज़ादी की, स्थिरता की और एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी थी। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये पश्चिम की तरफ एक धीमी, सोची समझी यात्रा थी, कदम दर कदम। 1991 से ही यूक्रेन जैसे देश नेटो के करीब आ रहे थे, लेकिन फिर आया साल 2008 का बुखारेस्ट समिट, और ये एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। यहीं पर यूक्रेन और जॉर्जिया को मेंबरशिप का एक खुला वादा किया गया। एक ऐसा वादा जिसने मॉस्को में, कह सकते हैं, अलार्म बजा दिया। और ये सिर्फ सरकारों का फैसला नहीं था। जरा जमीनी हकीकत देखिए, खासकर बाल्टिक देशों में 1997 में ही, मतलब युद्ध से बहुत पहले, नेटो में शामिल होने के हिमायती लोगों की तादाद विरोध करने वालों से दुगनी से भी ज्यादा थी। ये नंबर्स अपने आप में एक कहानी है, उस डर की कहानी जो लोगों के दिलों में था, और अपनी मुश्किल से मिली आज़ादी को किसी भी कीमत पर बचाने की चाहत की कहानी। अब ये बहुत बहुत बड़ी बात है। कल्पना कीजिए, 1994 में यूक्रेन ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल छोड़ गया। और किस लिए? क्योंकि तीन बड़ी ताकतें, रूस, अमेरिका और यूके, ने बाकायदा कागज पर लिखकर यह वादा किया था कि वो हमेशा उसकी सीमाओं और संप्रभुता की इज्जत करेंगे। ये यूक्रेन के लिए एक तरह से अल्टीमेट सिक्योरिटी गारंटी थी। ठीक है, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि जहां ईस्टर्न यूरोप को सुरक्षा दिख रही थी, वहीं मॉस्को को कुछ और ही नजर आ रहा था। कहानी वही, पर नजरिया बिल्कुल अलग। सवाल यह है कि जो चीज कीव के लिए एक ढाल थी, वो क्रेमलिन को तलवार जैसी क्यों लग रही थी? ये कोई ऐरा गैरा कमेंट नहीं है, ये जॉर्ज केनन का बयान है। वही इंसान जिन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की मशहूर कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई थी। और सोचिए, 1998 में ही वो चेतावनी दे रहे थे कि नेटो का विस्तार एक बहुत बड़ी गलती होगी। मतलब ये कोई बाद में आया ज्ञान नहीं था। दशकों से एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये रास्ता सीधे टकराव की तरफ जाता है। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं की सोच टकराती है। वेस्ट का कहना था, हमारी सिक्योरिटी से आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन रूस के लिए ये ऐसा था मानो कोई आपके घर के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा किला बना ले और कहे, अरे चिंता मत करो, ये तो बस अपनी सुरक्षा के लिए है। उनके लिए ये डिफेंस नहीं, डोमिनेशन जैसा लग रहा था। रूस के नज़रिए से देखें तो ये एक के बाद एक धोखे की कहानी थी। पहले वो वादा जिसे वे मानते थे कि तोड़ा गया, नो एनलार्जमेंट का वादा। फिर युगोस्लाविया पर नेटो की बमबारी, जिससे उन्होंने एक तरफा हमला माना और उनकी अपनी सिक्योरिटी की चिंताओं को लगातार अनसुना किया गया। और आखिरकार 2007 में पुतिन का वो मशहूर म्यूनिक भाषण आया, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया, बस अब बहुत हुआ। चलिए अब वापस उसी वादे पर चलते हैं, वो बड़ी डील जिसके तहत यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियार त्यागे थे। अब देखते हैं कि जब उस वादे की असली परीक्षा हुई तो उसका क्या हश्र हुआ। और यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे दुखद विडंबना छिपी है। यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार ठीक इसी चीज से बचने के लिए छोड़े थे कि कहीं रूस उनकी सीमाओं को बदलने की कोशिश ना करे। और आखिर में हुआ ये कि जिस कागज के टुकड़े पर उनकी सुरक्षा का वादा था, वो उन्हें बचा नहीं पाया। देखिए ये सब कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। 2014 रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने मदद मांगी, उस समझौते के तहत एक मीटिंग बुलाई, लेकिन रूस, जो खुद एक गारंटर था, उसने आने से ही मना कर दिया। और तो और, जब यूएन में इसकी निंदा की कोशिश हुई तो रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे भी रोक दिया। मतलब जो रक्षक था वही भक्षक बन गया, और वो समझौता बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। तो जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और वादे टूट जाते हैं, तो फिर बचता क्या है? इन दो अलग अलग नजरियों के टकराव ने यूरोप को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। अब बात डिप्लोमेसी से निकलकर खुले मैदान जंग में आ चुकी थी। ये कहानी 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और डॉनबास में एक सुलगती हुई चिंगारी से शुरू हुई थी।
लेकिन फरवरी 2022 में ये चिंगारी एक भयंकर आग में बदल गई, एक फुल स्केल आक्रमण। और अब हाल ही में इस जंग ने एक नया और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है, जब यूक्रेन ने पहली बार रूस की जमीन पर एक बड़ा हमला किया। और इन सबके बीच जो सबसे भारी कीमत चुकाई गई है वो है इंसानी जानों की। 2022 के बाद से लगभग 56,000 आम नागरिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है, एक जिंदगी है जो हमेशा के लिए तबाह हो गई। जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, इसका असर करोड़ों जिंदगियों पर पड़ता है। लगभग 96 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ये यूक्रेन की कुल आबादी का करीब 1/4 हिस्सा है। जरा सोचिए, हर 4 में से एक इंसान को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। इस तबाही के जवाब में दुनिया भर से मदद भी आई है, और वो भी जबरदस्त। सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर यूक्रेन को लगभग $385 बिलियन की मदद दी है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो दिखाती है कि यूक्रेन को इस जंग में अकेला नहीं छोड़ा गया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ गए हैं, यूरोप की सिक्योरिटी डिलेमा। एक ऐसी उलझी हुई गांठ जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा और जिसका कोई आसान जवाब है नहीं। और ये दुविधा है क्या? बहुत सीधी सी बात है। एक तरफ ये सिद्धांत है कि हर देश आज़ाद है, वो जिसे चाहे अपना दोस्त बनाए, जिस गठबंधन में चाहे शामिल हो। लेकिन दूसरी तरफ एक और सिद्धांत है जो कहता है कि आप अपनी सुरक्षा बढ़ाते बढ़ाते किसी और को इतना असुरक्षित नहीं कर सकते। और यूक्रेन के मामले में ये दोनों बातें आमने सामने आ गईं। तो अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला रास्ता है ताकत का, मतलब यूक्रेन को फटाफट नेटो में शामिल करो, मिलिट्री को और मजबूत बनाओ ताकि रूस दोबारा ऐसा करने की सोचे भी नहीं। दूसरा रास्ता है बातचीत का, मतलब बफर जोन बनाओ, दोनों तरफ को सिक्योरिटी की गारंटी दो और बैठकर बात करो। जाहिर है ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। और ये जो लाइन है, ये सिक्योरिटी डिलेमा के खतरनाक लॉजिक को एकदम सटीक तरीके से बताती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है कि जब एक साइड अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाती है तो दूसरी साइड को खतरा महसूस होता है और वो भी अपनी तैयारी करने लगती है। और नतीजा ये होता है कि पूरी सुरक्षा पाने की होड़ में आखिरकार हर कोई पहले से ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। और आखिर में हम इस सबसे बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या एक ऐसी दुनिया मुमकिन है जहां एक देश की सुरक्षा दूसरे के लिए खतरा न बने? ये सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।